हेलो एवरीवन, मैं श्रेयस बड़िए आज आप लोगों के साथ लेक्चर नंबर 35 फ्रॉम एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया पे डिस्कशन करने वाला हूँ, जिसमें हम मौर्यन पीरियड से कॉजेस ऑफ डिक्लाइन पढ़ेंगे। यानी मौर्यन पीरियड खत्म किस तरह से हुआ, क्या रीजंस थे, ये हम इस लेक्चर में स्टडी करेंगे। हमने मौर्यन पीरियड के कुछ और भी पार्ट स्टडी कर लिए हैं। ये आखिरी लेक्चर होगा मौर्यन पीरियड से। जिन लोगों ने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे फ्रॉम मौर्यन पीरियड, वो अभी उन्हें देख ले, ताकि आपको ये लेक्चर समझने में आसानी जाए। इस ये पहले के जो लेक्चर्स है मौर्यन पीरियड के, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। इन दिस वेरी मोमेंट यू होल्ड द पावर टू चेंज समवन एल्स लाइफ फॉर द बेटर। गो डू इट। इफ यू हैव एनी डाउट, you can ask me on Instagram. This is my Instagram ID, this is my Facebook page, this is my Telegram channel, and this is my YouTube channel. मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आइए आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं, जो कि है कॉजेस ऑफ डिक्लाइन। कॉजेस ऑफ डिक्लाइन में सबसे पहले आपको ये बता दूं कि क्या क्या कॉजेस थे डिक्लाइन के, जो हमने सब पॉइंट्स बनाए हुए। आपके जो रेफरेंस बुक है, जो कि एनसीईआरटी है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, उसी में का जो डेटा है और कुछ मेरा जो खुद का नोट्स है, उसमें से मैंने ये पूरा लेक्चर बनाया हुआ है। आपको ये मेरा लेक्चर और आपके एनसीईआरटी ये सोर्सेस होंगे ये लेक्चर के स्टडी करने के। जो नई चीज़ें आपको मिलेगी इसमें, उसे आप नोट डाउन कर लेंगे। जो हम फर्स्ट रीजन यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं कॉजेस ऑफ डिक्लाइन में, जो भी कॉजेस थे, जो भी कारण थे डिक्लाइन होने के, खत्म होने के मौर्यन एम्पायर के, उसमें हम ब्राह्मणिकल रिएक्शंस पहले स्टडी करेंगे। ब्राह्मणिकल रिएक्शंस का मीनिंग होता है जो ब्राह्मण्स थे उनके तरफ से जो भी रिएक्शंस आ रहे थे अशोक के या फिर मौर्यंस के पॉलिसी के खिलाफ, वो सब रीजंस जिसके कारण एक तरह से जो किंगडम था, जो डायनेस्टी थी, ये वीक होती गई। सबसे पहले हम देखते हैं कि रिजल्ट था ये अशोक की पॉलिसी का। अशोक की जो पॉलिसी थी ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में। हमने अशोक पे एक सेपरेट लेक्चर लिया, जिसमें मैं ऑलरेडी आपको पॉलिसी बता चुका। अशोक की जो पॉलिसी थी वो टॉलरेंट पॉलिसी तो थी ही। टॉलरेंट पॉलिसी थी। टॉलरेंट पॉलिसी का मीनिंग होता है कि अशोक जो थे वो आखिरी अपने जो एज था उसमें उन्होंने बुद्धिज्म को अपना लिया था, बट इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने बाकी रिलीजन को जगह नहीं दी थी। उन्होंने हर रिलीजन को यहाँ पे टॉलरेट किया था। उनकी टॉलरेंट पॉलिसी, हर रिलीजन को रेस्पेक्ट किया जाएगा, हिंदुइज्म हो चाहे जो भी रिलीजन हो, सभी को यहाँ पे एक तरह से रेस्पेक्ट होगा। तो यहाँ पे उनकी ये टॉलरेंट पॉलिसी थी। उसके अलावा उन्होंने लोगों को ये भी बताया था इवन कि वो ब्राह्मण्स जो है उनको रेस्पेक्ट भी करे। तो फिर प्रॉब्लम क्या हुए, ब्राह्मण्स की तरफ से रिएक्शन क्या हुए? तो प्रॉब्लम ये हुए कि उन्होंने सबसे पहले प्रोहिबिट कर दिया था कि किसी भी एनिमल या बर्ड को यहाँ पे मारा नहीं जाएगा। उसके साथ साथ उन्होंने सपोर्ट किया था कि जो वुमेन है वो भी जो रिचुअल्स है, जो रीति रिवाज है, जो भी जितनी भी प्रथाएं हैं, उसको वो पूरा कर सकती है। वुमेन को भी परफॉर्म करने का अधिकार दिया था और इसको अशोक ने सपोर्ट भी किया था। अब ये सब चीज़ों के कारण क्या हुआ, तो ब्राह्मण्स की जो इनकम थी वो अफेक्ट कर गई। किस तरह से? तो देखिए, काफ़ी सारे यज्ञ थे जो ब्राह्मण्स कराते थे। इसमें ऐसे भी यज्ञ थे जो सैक्रिफिशियल थे। सैक्रिफिशियल यानी हम ये कह सकते हैं कि आप लोग किसी जानवर की बलि दीजिए, या जो भी बलि दी जाती थी पूजा का ही एक तरह से वो पार्ट था बलि देना भी। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे बंद हो गई, क्योंकि एंटी सैक्रिफिशियल एटीट्यूड था अशोक का। अशोक ने कह दिया डायरेक्टली कि अभी किसी की बलि नहीं चढ़ाई जाएगी, और ये सब चीज़ों के कारण जो ब्राह्मण्स थे उनकी इनकम जो थी ये अफेक्ट होने लग गई, और ये लोग अशोक के खिलाफ या फिर मौर्यन डायनेस्टी के खिलाफ एक तरह से खड़े हो गए। यानी अगर हम देखते थे उनके अलग अलग रिएक्शंस आने लगे। ये फर्स्ट रीजन बनता है जो कि माना जाता है कि डिक्लाइन किस तरह से हुआ था मौर्यन एम्पायर। नेक्स्ट जो रीजन माना जाता है बिहाइंड द डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर, वो था फाइनेंशियल क्राइसिस। तो फाइनेंशियल क्राइसिस माना जाता है। सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो फाइनेंशियल क्राइसिस यानी एक तरह से जो भी आपकी आर्थिक स्थिति है वो चीज़ों को लेके। इसमें अगर हम देखेंगे तो बहुत ज़्यादा खर्चा होता था, एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा था आर्मी पे। ऐसा माना जाता है कि जो मौर्यंस थे वो सबसे बड़ी आर्मी रखा करते थे उस टाइम पे, एंशिएंट हिस्ट्री में जितनी भी हमें दिखती है। इस पे बहुत ज़्यादा खर्चा होता था और बहुत सारे ऑफिसर्स भी काम करते थे। तो जो ब्यूरोक्रेसी थे उनके पेमेंट, ब्यूरोक्रेट्स थे या फिर जो भी ब्यूरोक्रेसी थी, इनके पेमेंट में भी बहुत खर्चा हो जाता था। और इस सब चीज़ों के कारण अगर हम देखते हैं तो टैक्सेस तो लिए ही जाते थे लोगों के, बट टैक्सेस लेने के बाद भी, डिस्पाइट ऑफ ऑल काइंड ऑफ टैक्सेस भी, ये सब चीज़ें मेंटेन करना काफ़ी डिफिकल्ट हो चुका था। इवन हम देखते हैं तो अशोक जो थे वो लार्ज ग्रांट्स भी देते थे बुद्धिस्ट मॉन्क्स को। अशोक ने तो आखिरी टाइम पे आप जानते हैं कि बुद्धिज़्म को अपनाया था, तो काफ़ी सारा एक तरह से वो धनराशि देते थे, काफ़ी सारा सपोर्ट देते थे फाइनेंशियल एक तरह से जो बुद्धिस्ट मॉन्क थे, ताकि बुद्धिज़्म का डेवलपमेंट हो सके। तो ये सब चीज़ों के कारण बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए। जितना भी खजाना था, जितना भी हम ये भी देखेंगे कि
जितना भी पैसा था वो सब कम पड़ने लगा मौर्यन पीरियड में। हम ये भी देखते हैं कि आखिरी-आखिरी स्टेज में तो इवन मौर्यंस को जो गॉड के इमेजेस है, जो सोना-चांदी या जो भी मेटल से बने हुए थे, उन सबको मेल्ट करना पड़ा और वो सब चीज़ें बेच के अपनी इकोनॉमी चलाना पड़ा। इतने ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए थे, ऐसा भी माना जाता है यहाँ पे। अगला जो रीज़न है उसमें हम ये कह सकते हैं कि अशोक की पॉलिसी। जो अशोक की पॉलिसीज़ थी वो कुछ स्कॉलर्स ये कहते हैं कि जो अशोक की पॉलिसी थी वो बहुत बड़ा एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि रीज़न था डिक्लाइन होने का। अशोक की पॉलिसी सबसे पहले नॉन वायलेंट थी। नॉन वायलेंट यानी पेसिफिस्ट पॉलिसी कहा जाता है, पीसफुल पॉलिसी थी जिसमें वो अटैक नहीं करते थे अपने दुश्मनों पे आखिरी-आखिरी टाइम पे कलिंगा वॉर के बाद। ये भी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। सो ये चीज़ों के कारण जो एम्पायर था ये वीक होने लगा क्योंकि अशोक अटैक नहीं करते थे और आगे ये पेसिफिस्ट पॉलिसी जो थी ये सँभालना मुश्किल हो गया था। ही उन्होंने वॉर करना बंद कर दिया था। फॉरेन पावर जो थी वो एक बार फिर से ये सोच रही थी कि ये जितना भी एरिया है जो हम हमसे कब्ज़े में लिया था मौर्यंस ने, वो पूरे एरिया को अब हम जीत लेंगे क्योंकि जो अशोक है ये एक तरह से शांत हो चुके हैं तो अब हम अटैक कर सकते हैं। तो ये चीज़ों का फ़ायदा उठाने लगे और ये किंगडम पे काफ़ी सारे अटैक होने लगे। उसके साथ-साथ मैं आपको ये भी बता दूँ कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया था या फिर एफर्ट्स जो थे एक ही डायरेक्शन में लगाए थे वो थे प्रोपोगेशन ऑफ बुद्धिज़्म। बुद्धिज़्म जो था उस ज जो थे बुद्धिज़्म जो था उसका उस रिलिजन का प्रसार करना चाहते थे अशोक। तो ये सब चीज़ों के कारण उनका वॉर और ये सब में ज़्यादा इंटरेस्ट रहा नहीं। एक तरह से वो पीसफुल बन चुके थे। तो ये सब पॉलिसीज़ भी एक तरह से रीज़न बनती है जिसके चलते मौर्यन डायनेस्टी जो है ये वीक होने लग गई। उसके बाद हम अगला रीज़न कह सकते हैं फॉरेन इन्वेजन। फॉरेन इन्वेजन जो रीज़न था, ये रीज़न देखते हैं क्या था। सो इसमें सबसे पहले आपको ये बता दूँ कि ड्यूरिंग फर्स्ट 3 मौर्यन किंग्स आपको पता है 3 मौर्यन किंग्स कौन रह चुके हैं। सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य, फिर बिंदुसार और फिर रहे अशोक। सो इन तीनों के वक़्त कोई भी फॉरेन पावर जो थी उन्होंने इंडिया पे अटैक करने का सोचा भी नहीं था नॉर्थ वेस्ट से, क्योंकि वो इतने बड़े मौर्यन आर्मी जो थी उसको डरते थे। तो यहाँ पे जितना बड़ा जो एम्पायर था इसको यहाँ पे बिल्कुल अटैक करने की कोशिश नहीं की गई थी क्योंकि बहुत बड़ी आर्मी यहाँ पे तैनात रखी हुई थी। बट ये सिर्फ़ 3 रूलर्स के टाइम पे उनके वक़्त थी। उसके बाद देखते हैं कि जब अशोक की डेथ हो गई तो किंगडम जो था वो 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो गया। सो ये भी मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि किस तरह से ये क्या-क्या स्प्लिट हुआ था। मौर्यन जो जितनी भी डायनेस्टी थी उसको 2 हिस्सों में बाँट दिया गया वेस्ट और ईस्ट में। उसके बाद जो ग्रीक किंग थे जिनका नाम था एंटिओकस उन्होंने इंडिया में अटैक किया था। बट ये सक्सेसफुल नहीं रहे। बट उसी टाइम पे काफ़ी फॉरेन ट्राइब्स जो थे उन्होंने भी इंडिया पे अटैक किए और अगर हम देखते हैं तो इंडियन सॉइल पे उन्होंने अटैक तो किए और छोटी-छोटी जगह पे अपने किंगडम जो थे वो उन्होंने एस्टैब्लिश कर लिए। उन्होंने अपने किंगडम बना दिए छोटी-छोटी जगह जीत के। अगर हम देखते हैं तो सबसे बड़ा जो एग्ज़ाम्पल है इसमें वो है इंडो ग्रीक्स में शकाज़ एंड कुषाण। कुषाण और शकाज़ जो है इनके हम देखते हैं कि इन्होंने किस तरह से अपने किंगडम यहाँ पे सेटअप किए थे। अगले लेक्चर्स आने वाले लेक्चर्स में हम ये चीज़ें स्टडी करने वाले हैं। सो ये लेक्चर इसीलिए इम्पोर्टेंट है ताकि अगले जितने भी लेक्चर्स आएँगे उसके लिए आपको बेसिक चीज़ें पता रहें। सो ये एक हो गया। उसके बाद ये हुआ फॉरेन इन्वेजन। उसके बाद अगला जो रीज़न बनता है ये है पार्टीशन ऑफ एम्पायर। तो पार्टीशन ऑफ एम्पायर, एम्पायर जो था इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया आफ्टर अशोक। सो यहाँ पे मैं आपको ये बता दूँ कि जब अशोक की डेथ हो गई तो मौर्यन एम्पायर जो था ये 2 पार्ट में स्प्लिट हो गया। एक था वेस्टर्न और एक ईस्टर्न पार्ट। अगर हम ये देखें तो इस तरह से ये स्प्लिट हुआ था ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट में। अब हम देखते हैं कि ये जब पार्टीशन हो गया तो ये समझ जाइए वीकेनिंग शुरू हो गई। कोई भी चीज़ का जब पार्टीशन होता है तो वो कमज़ोर होने लगता है। क्योंकि यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, ये तो आप जानते ही हैं। जब तक हम सब साथ में तब तक हम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है। जिस दिन हम अलग हो गए, उस दिन हम गिर जाएँगे। सो यही चीज़ यहाँ पे एप्लीकेबल होती है और जो वेस्टर्न पार्ट था एम्पायर का वेस्टर्न पार्ट ये कुणाल के पास जाता है। कुणाल जो थे ये कौन थे? तो अशोक के बेटे थे, जिनके पास वेस्टर्न पार्ट चले जाता है वेस्टर्न पार्ट और ईस्टर्न पार्ट जो था ये जाता है दशरथ के पास। दशरथ जो थे ये ग्रैंडसन सन थे अशोक के पोते थे। तो इनके पास जाता है। इस तरह से ये स्प्लिट हो जाता है। स्प्लिट होने के बाद ये कमज़ोर होने लगा और कमज़ोर होने के बाद धीरे-धीरे अगर हम देखते हैं तो लास्ट मौर्यन जो बने ये बृहद्रथ बने। बृहद्रथ जो थे ये आखिरी मौर्यन रूलर बने, मौर्यन एम्पायर बने और अगर हम देखते हैं तो बृहद्रथ को उनके कमांडर इन चीफ जो थे जिनका नाम था पुष्यमित्र शुंगा उन्होंने मार दिया था। पुष्यमित्र शुंगा जो थे हू वाज़ कमांडर इन चीफ ऑफ बृहद्रथ किल्ड बृहद्रथ एंड एस्टैब्लिश्ड शुंगा डायनेस्टी। तो यहाँ से शुरू होता है शुंगा डायनेस्टी। तो शुंगा डायनेस्टी का एस्टैब्लिशमेंट हो गया और जो मौर्यन डायनेस्टी थे ये खत्म होने लगी। इस तरह से पार्टीशन जो था इसने भी अपना काम कर दिया, जो कि एक बहुत बुरी चीज़ साबित हुई मौर्यन डायनेस्टी या मौर्यन एम्पायर के लिए।
उसके बाद जो अगला रीज़न बनता है वो है हाईली सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन। जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो हाईली सेंट्रलाइज्ड था। देखिए सेंट्रलाइज़ का मीनिंग होता है कि एक ही इंसान के चलते पूरा किंगडम चल रहा है। यानी ये जो किंग है यही पूरा किंगडम चला रहा है, तो यही एक चीज़ समझ जाइए कि इसे कहते हैं हाईली सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये चीज़ किसने कही है? तो जो हिस्टोरियन है रोमिला थापर, उन्होंने ये कही है। उनका ऐसा व्यू था कि हाईली सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन था मौर्यंस के वक़्त, यानी किंग ही सब कुछ हुआ करते थे, जो कि एक प्रॉब्लम ही बन गया मौर्यन पीरियड के लिए। तो पहले के जो मौर्यन रूलर्स थे उनके लिए तो ठीक था, क्योंकि वो उतने स्ट्रांग थे कि वो पूरा एम्पायर, इतना बड़ा जो एम्पायर है उसे संभाल पाते थे। बट बाद के जो लेटर मौर्यन किंग्स आए वो यहाँ पे एफिशिएंट नहीं थे एडमिनिस्ट्रेटर, जिसके कारण वो संभाल नहीं पाए इतना बड़ा किंगडम। पावरफुल किंग्स जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य हो गए या अशोक हो गए, वो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से संभाल पाते थे अकेले ही। वो उतने पावरफुल थे कि इतना बड़ा एम्पायर भी संभाल पाए। बट इनके बाद आने वाले जो लोग थे वो वीक थे। वीक एडमिनिस्ट्रेशन था और अल्टीमेटली जो एम्पायर था उसका डिसइंटीग्रेशन होने लगा, वो टूटने लगा छोटे-छोटे पार्ट्स में। सो ये टूटने लगा और इसको सँभालना मुश्किल था, तो छोटे-छोटे पार्ट्स में इसको डिवाइड करना पड़ा और एक-एक के पास एक-एक थोड़ा पावर देना पड़ा और उनको वो सँभालने कहना पड़ा। ये बाद में हुआ, बाद के जो रूलर्स थे उनके वक़्त ये हुआ। सो यहाँ पे उसके साथ-साथ अगर समझ जाइए किंग कहीं एक जगह पे बैठा हुआ है, यहाँ पे समझ जाइए कहीं पे उज्जैन में है, तो उज्जैन से इतने सारे जगह पे उनको कम्युनिकेशन करना भी मुश्किल जाता था। हालाँकि ये पहले के जो रूलर्स थे वो तो कर लेते थे, बट बाद के ये कर नहीं पाए, तो लार्ज डिस्टेंस था कम्युनिकेट करने के लिए और ये नहीं कर पा रहे थे, ध्यान नहीं रख पाए, जिसके कारण छोटे-छोटे किंगडम्स उठने लगे, छोटी-छोटी जगह पे, अलग-अलग जगह पे छोटे-छोटे किंगडम्स उ उभरने लगे, जिसके कारण यहाँ पे ध्यान नहीं दे पाए और ध्यान ना देने के कारण अब कुछ-कुछ पार्ट्स जो है मौर्यंस का वो जाने लगा और धीरे-धीरे ये पार्ट बढ़ते गया और मौर्यंस जो है ये खत्म होते गए। ये भी एक रीज़न माना जाता है बिहाइंड डिक्लिनेशन ऑफ मौर्यंस। सो हाइली सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन अकॉर्डिंग टू रोमिला थापर इज़ वन ऑफ द रीज़न फॉर डिक्लाइन ऑफ मौर्यंस। सो ये एक और रीज़न हो गया जो आपको पता चल चुका है। इस तरह से जो मौर्यंस थे इनका ये ख़त्म हुआ, इनका जो डायनेस्टी थी ये ख़त्म हुई और अब हम अगले लेक्चर से अगले डायनेस्टी की तरफ जाएँगे। अगले जितने भी लेटर मौर्यंस हैं उनको हम स्टडी करेंगे, जो भी सक्सेसर्स थे मौर्यन के उनको यहाँ पे हम अगले लेक्चर में स्टडी करने वाले हैं। अब आज हमने कॉजेज़ ऑफ डिक्लाइन में ब्राह्मणिकल रिएक्शंस देखे, हमने फाइनेंशियल क्राइसिस देखा, हमने अशोका की पॉलिसी देखी, उसके साथ-साथ हमने फॉरेन इन्वेजन्स एक रीज़न बनता है ये देखा, पार्टीशन किस तरह से एम्पायर का हुआ था, हाइली सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन था जो भी एक रीज़न बनता है, कॉजेज़ बनते हैं ये सब डिक्लाइन के, तो ये सब हमने यहाँ पे स्टडी किए। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है या फिर आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे यूट्यूब चैनल को, ताकि मैं इसी तरह आपके लिए नए-नए लेक्चर्स लेके आऊँ, आपके साथ मेरा नॉलेज जो है वो शेयर करते रहूँ। अगर आप चाहते हैं और अपडेट्स तो आप फॉलो और लाइक कर सकते हैं मेरे पेजेस को, फेसबुक पे श्रेयस बढ़िया इंटरप्रिटेशन, ये मेरे फेसबुक पेजेस है। आप मुझसे कनेक्टेड रहना चाहते हैं या मेरे बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। श्रेयस बढ़िया द पीस लवर है मेरा इंस्टाग्राम आईडी और shreyasbadhya@gmail.com पे आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। इसी तरह हम मिलते रहेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखें और आपका दिन शुभ हो।